तो नमस्कार दोस्तों, मैं मुलायम प्रांजल एक बार फिर से आप सभी का एग्जाम टारगेट परिवार पर स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल, यानी कि सॉइल की कंसिस्टेंसी। सॉइल की कंसिस्टेंसी होती क्या है? जैसे मान लीजिए किसी एग्जाम में आपकी कंसिस्टेंसी क्या होती है कि लगातार किसी काम को करते रहें, अपनी स्टेट को बनाए रखें, वही आपकी कंसिस्टेंसी होती है। उसी प्रकार से सॉइल की भी कंसिस्टेंसी होती है कि सॉइल अपनी स्थिति को यथा स्थिति बनाए रखे, उसी को इसकी कंसिस्टेंसी कहते हैं। यानी कि इसको हम कह सकते हैं the capability of resistance against deformation is called consistency of soil। अब कंसिस्टेंसी कई प्रकार की होती, मतलब कंसिस्टेंसी का अध्ययन हम कई तथ्यों के आधार पर करते हैं। हमारे एक थे कौन? अटरबर्ग साहब ने कुछ लिमिट दी थी, जैसे लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट तथा श्रिंकेज लिमिट। तो इस लिमिट के आधार पर हम कंसिस्टेंसी का अध्ययन करते हैं, या यह कह सकते हैं कंसिस्टेंसी में हम इन लिक्विड लिमिट का अध्ययन करते हैं। अब ये लिक्विड लिमिट क्या है? लिक्विड लिमिट के आधार पर हम कुछ सॉइल की स्टेट भी दर्शाते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए सॉलिड स्टेट, सेमी सॉलिड, प्लास्टिक तथा लिक्विड स्टेट। मान लीजिए हमारे पास कोई सॉइल सैंपल है, ये हमारे पास कोई सॉइल सैंपल है, तो क्या होगा? सॉइल है तो इसमें कुछ ना कुछ तो वाइट्स होंगे ही होंगे। तो देखिए हमारा सॉलिड स्टेट में यहाँ पर क्या है, ये हम नीचे हम वाटर कंटेंट दिखाए हैं और वाई एक्सिस पे क्या दिखाए हैं? इसका वॉल्यूम दिखाए हैं। हम देख रहे हैं जब तक हमारा सॉलिड स्टेट है, सॉलिड स्टेट में हमारा वॉल्यूम क्या है? कांस्टेंट जा रहा है। इसके बाद से हमारा वॉल्यूम क्या है? ग्रेजुअली बढ़ना शुरू कर देता है। तो देखिए होता ऐसा क्यों है? मान लीजिए हमारे पास कोई ड्राई सॉइल है, ड्राई सॉइल की कंडीशन क्या होगी? सॉलिड स्टेट। तो इसे मान लीजिए हम पानी डालना शुरू कर देते हैं, तो सबसे पहले पानी कहाँ जाएगा? इसके वायर्स में जाएगा। जब तक हमारे वायर्स में जगह है तब तक इसमें पानी जाता रहेगा, तो उस कंडीशन में हमारे वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा। तथा जब हमारी सॉइल पूरी तरह से सैचुरेट हो जाएगी, तो उसके बाद उसमें कहीं जगह तो रह नहीं जाएगा। तब अगर और पानी इसमें डालते जाएंगे तो होगा क्या? उसका जो आयतन है वो प्रसार करने की कोशिश करेगा। तो वही कंडीशन यहाँ पर दिखाई गई है। यहाँ पर देखिए 0 से WS वाटर कंटेंट तक हमारा जो था, हमारी जो सॉइल थी उसमें उसके आयतन में कोई प्रसार नहीं हो रहा था। जैसे ही हम यहाँ पर पहुंचते हैं वैसे ही देखते हैं कि इसके आयतन में प्रसार होना शुरू हो जाता है। यानी कि श्रिंकेज स्टेट जो है, मतलब ये हमारी क्या है? श्रिंकेज लिमिट है। तो श्रिंकेज लिमिट हमारी वह मैक्सिमम वाटर कंटेंट है जिसपे हमारे आयतन में प्रसार नहीं हो रहा था, या यह कह सकते हैं वो मिनिमम वाटर कंटेंट जिस पर हमारा मतलब इसके आयतन में प्रसार होना शुरू हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं क्या मैं कह रहा हूं। तो देखिए मतलब श्रिंकेज लिमिट और ये क्या है? हमारा प्लास्टिक लिमिट। श्रिंकेज लिमिट से प्लास्टिक लिमिट के बीच की जो मतलब वाटर कंटेंट होता है या स्थिति होती है, उसको क्या हम बोलते हैं? सेमी सॉलिड स्टेट। सेमी सॉलिड स्टेट क्यों बोलते हैं? क्योंकि मान लीजिए यहाँ पर कोई सॉइल है, इसके वायर्स में अभी तक पानी भर रहा था। अब इसके में क्या होगा? इसके आयतन में थोड़ा बहुत प्रसार तो होगा, लेकिन अभी पूरी सॉइल क्या होगी हमारी? अभी पूरी सॉइल भीगी नहीं है, अभी तो उसके वायर्स में पानी था। अब धीरे धीरे क्या होगा? उसका जो आयतन है प्रसार हो रहा है उसमें, तो धीरे धीरे कुछ सॉइल के पार्टिकल भीग रहे हैं, लेकिन अभी पूरी तरह से भीगी नहीं, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? सेमी सॉलिड स्टेट। लेकिन जैसे ही यहाँ पर पहुंचता है, यहाँ पर हमारे सॉइल के जितने भी पार्टिकल हैं सब भीग चुके हैं, सबका पानी से एक बार मिलाप हो चुका है। तो यहाँ से जो आगे वाली कंडीशन होती है उसको हम बोलते हैं प्लास्टिक स्टेट। प्लास्टिक स्टेट होता क्या है मैं आपको बता दे रहा हूँ। प्लास्टिक स्टेट में होता है क्या? जैसे कोई सॉइल प्लास्टिक स्टेट में तब कहलाएगी जब उसको एक बार आप उसको कंप्रेस कर दीजिए, दबा दीजिए, उसके बाद पुनः वो अपना आयतन मतलब अपना पुराना रूप न धारण कर पाए, तो उसको हम प्लास्टिक स्टेट बोलते हैं। जैसे मान लीजिए आप आटा गूंथते हैं, तो आटा गूंथ के आप रख देते हैं, उसमें अगर उंगली से दबा देते हैं तो फिर से वो क्या आता है? उभर नहीं पाता है, तो वो प्लास्टिक स्टेट में कहा जाता है। तो हमारा प्लास्टिक स्टेट हो गया। अच्छा, प्लास्टिक स्टेट आता कब है? ये हमारा प्लास्टिक लिमिट के बाद आता है। और इसके बाद क्या आता है? हमारा लिक्विड स्टेट। अब लिक्विड स्टेट का क्या मतलब हुआ? लिक्विड स्टेट के जैसे नाम से ही कंफर्म है कि ये हमारी सॉइल क्या होगी? पूरी तरह से पानी की तरह व्यवहार करने लगेगी, तो हमारा लिक्विड स्टेट कहलाएगा। लिक्विड स्टेट कब आता है? लिक्विड लिमिट के बाद आता है। अब देखिए अभी तक हमने स्टेट पढ़ा, अब हम लिमिट पढ़ते हैं। लिमिट क्या होता है? अब जैसे स्टेट पढ़ लिए तो स्टेट के आधार पर हम लिमिट को मतलब दिखा सकते हैं कि हमारी श्रिंकेज लिमिट क्या होती है? इसको हम WS से दर्शाते हैं। तो श्रिंकेज लिमिट में पहली बात सबसे जो बड़ी चीज होती है, वहां डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या हो जाता है?
1 हो जाता है या 100% हो जाता है। पहली कंडीशन हो गई जो एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है। और दूसरी कंडीशन क्या होती है? दूसरी कंडीशन वो होती है कि जब हम अपना वाटर कंटेंट W मान लीजिए, W हमारा ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, WS हो जाएगा, तो वहां से हमारा आयतन जो है प्रसार होना शुरू हो जाता है। जबकि जब हमारा वाटर कंटेंट लेस देन WS होता है, यानी कि श्रृंखला लिमिट से कम होता है, तो उस समय हमारे आयतन में प्रसार नहीं हो रहा था। यहाँ से आप देख सकते हैं WS से जब कम था हमारा वाटर कंटेंट, आयतन कांस्टेंट था, इसके आगे बढ़ना शुरू हो जाता है। ये कंडीशन हो गई हमारी WS की। अब देखिए अगर हम WP की बात करें, यानी कि प्लास्टिक लिमिट की, तो WP के बारे में इससे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। WP पहली बात तो वो मिनिमम वाटर कंटेंट है जब हमारी सॉइल क्या हो जाती है, प्लास्टिक स्टेट में आना प्रारंभ कर देती है। यानी कि जब यहां तक WP तक हम वाटर कंटेंट मिला देंगे किसी सॉइल में, तो उसको दबाने पे वो अपना शेप ग्रहण नहीं कर पाएगी, तो उसको हम WP और यानी कि क्या बोल देते हैं, प्लास्टिक लिमिट बोल देते हैं। प्लास्टिक लिमिट की वैल्यू अगर हम सैंड के लिए देखें और ग्रेवल के लिए देखें, ग्रेवल के लिए, तो इसके लिए प्लास्टिक लिमिट हमारा कितना होता है, 0 होता है। 0 क्यों होता है? क्योंकि ये नॉन प्लास्टिक सॉइल होती है, इसमें प्लास्टिसिटी कभी आ ही नहीं सकती, इसलिए उसको हम 0 तो नहीं कर सकते, इसको हम नॉन प्लास्टिक ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नॉन प्लास्टिक सॉइल बोलते हैं। अब इसके बाद हमारा अगला क्या आता है, ग्रेवल हो गया, सैंड हो गया, इसके बाद क्या आएगा, सिल्ट आएगा। तो सिल्ट के लिए हमारी प्लास्टिसिटी मतलब प्लास्टिक लिमिट कितनी होती है, लगभग 20 से 25% होती है। इसके बाद क्या आएगा, क्ले अगर हमारी एलुवियल है, क्ले कौन सी है, एलुवियल क्ले है, तो इसके लिए हमारा जो WP का मान आएगा वो कितना आएगा, 25% से 50% के बीच में। और यही क्ले अगर हमारी क्या हो जाएगी, ब्लैक क्ले हो जाएगी। ब्लैक का मतलब समझ रहे हैं, ब्लैक काटर सॉइल, जो कि हमने आपको पहले लेक्चर में बताया था। तो ब्लैक काटर सॉइल की क्या स्थिति होती है, उसमें बहुत ज्यादा संकुचन था, बहुत ज्यादा प्रसार होता है। तो इसके लिए कितना हमारा लिक्विड मतलब प्लास्टिक लिमिट का मान होता है, इसके लिए 200% से 250% तक होता है। तो ये टेबल आप लोग बना लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ये पूछ लेता है कभी कभी एग्जाम में। अब हमारी क्या हो गई, श्रिंकेज लिमिट की बात हो गई तथा लिक्विड लिमिट की बात हो गई। अच्छा, लिक्विड लिमिट, श्रिंकेज लिमिट तथा प्लास्टिक लिमिट की बात हो गई। प्लास्टिक लिमिट हमारा वह मिनिमम वाटर कंटेंट है जिस पर अगर हम 3 mm की, कितना, 3 mm की एक पतली बेलन का मतलब सॉइल का एक बेलन बनाया पतला, तो क्या होगा, इसमें क्रैक नहीं आएगा, लेकिन जस्ट क्रैक आने वाला ही कंडीशन होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्लास्टिक लिमिट। मतलब वो मिनिमम वाटर कंटेंट जिस पर 3 mm का थ्रेड बनाने पर जस्ट उसमें क्रैक उत्पन्न होना प्रारंभ हो जाए, तो उसको हम बोल देंगे क्या, प्लास्टिक लिमिट। अब बात करते हैं हम क्या, लिक्विड लिमिट की। लिक्विड लिमिट को हम किससे दर्शाते हैं, WL से। अब लिक्विड लिमिट को हम कैसे परिभाषित करते हैं, लिक्विड लिमिट वह मिनिमम वाटर कंटेंट है जिस पर हमारी सॉइल क्या हो जाती है, लिक्विड स्टेट में आ जाती है, उसको हम लिक्विड लिमिट बोल देते हैं। अच्छा, लिक्विड लिमिट में की और मतलब इससे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन इससे बनता है कि इसमें शियर स्ट्रेंथ जो होती है, शियर स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, लगभग 0 के बराबर हो जाती है, लगभग 0 के बराबर हो जाती है, तथा हर सॉइल में लिक्विड लिमिट पर सेम शियर स्ट्रेंथ होती है। एंड ऑल सॉइल शो सेम शियर स्ट्रेंथ एट क्या, WL, मतलब कि बहुत कम होगी तथा सेम शियर स्ट्रेंथ होगी लिक्विड लिमिट पर। अब ये कैसे संभव है, ये संभव इस प्रकार से है, क्योंकि जब हमारी लिक्विड लिमिट आती है तो उसमें क्या होता है, हर सॉइल के लिए लिक्विड लिमिट का मान बराबर नहीं होता है, किसी के लिए कम होता है, किसी के लिए ज्यादा होता है। लेकिन जब भी लिक्विड लिमिट आती है तो उस समय क्या होता है, शियर स्ट्रेंथ लगभग 0 के बराबर हो जाता है। क्योंकि जब द्रव अवस्था में कोई भी सॉइल आ जाएगी तो समझ सकते हैं आप उसकी शियर स्ट्रेंथ कितनी होगी। तो ये हो गई हमारी किसकी बात, प्लास्टिक लिमिट, लिक्विड लिमिट तथा श्रिंकेज लिमिट की। अब इन समूह के आधार पर हम कुछ और टर्म्स के बारे में अध्ययन करेंगे। उसमें हमारा पहला क्या आ जाता है, पहला हमारा आ जाता है प्लास्टिसिटी इंडेक्स। क्या आ जाता है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स।
इसको हम आईपी से भी दर्शाते हैं। अब प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या है? प्लास्टिसिटी इंडेक्स की परिभाषा इस प्रकार से दी जाती है कि प्लास्टिसिटी इंडेक्स इज द रेंज ऑफ प्लास्टिक स्टेट। तो रेंज ऑफ प्लास्टिक स्टेट है, तो रेंज हमारी कहां से कहा था कि यहां से यहां तक है, यानी कि इन दोनों के बीच का जो मतलब वाटर कंटेंट होगा वही हमारा क्या किसे दर्शाया जाएगा? प्लास्टिसिटी इंडेक्स से। तथा हम प्लास्टिसिटी इंडेक्स आईपी को दिखाते कैसे हैं? WL माइनस WP, WL लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट का जो अंतर होता है वही हमारा आईपी कहलाता है, यानी कि रेंज ऑफ प्लास्टिक स्टेट। तो अब ये आईपी हो गया। अब आईपी कुछ सॉइल के लिए 0 होता है, जैसा किसके लिए? जैसा कि हमने अभी आपको बताया था क्या, ग्रेवल एंड सैंड के लिए। ग्रेवल एंड सैंड के लिए हमारा आईपी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि ये नॉन प्लास्टिक सॉइल है, तो यहाँ पर कोई बात ही नहीं होती है। नॉन प्लास्टिक सॉइल है तो इसमें प्लास्टिसिटी की कोई बात ही नहीं होगी। अब इसके बाद अगर हमारा बात मतलब जो रेंज आती है, हमारी जो सॉइल है, सॉइल की प्लास्टिसिटी आईपी अगर 7 से कम है, तो इस प्रकार इस कंडीशन में हम सॉइल को क्या बोलेंगे? लेस प्लास्टिक सॉइल बोलेंगे, लेस प्लास्टिसिटी या लेस प्लास्टिक सॉइल बोलेंगे। और अगर हमारी आईपी जो है, आईपी का मान 7 से तो ज्यादा है, 7 से तो ज्यादा लेकिन 17 से कम है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? मीडियम प्लास्टिक, मीडियम प्लास्टिक सॉइल। और जब हमारा आईपी का मान जो है वो ग्रेटर देन 17 हो जाता है, ये बराबर की कंडीशन में, मतलब 7 से लेकर 17 तक है, तो ये कंडीशन होगी। जबकि जब 17 से ज्यादा हमारा आईपी हो जाता है तो क्या हो जाता है? ये लेस प्लास्टिक थी, ये मीडियम प्लास्टिक थी, तथा ये हाईली प्लास्टिक हो जाती है, हाईली प्लास्टिक सॉइल हो जाती है। तो ये आप नोट कर लीजिएगा, ये एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है कि ये वाला टर्म हमेशा आ जाता है कि मीडियम प्लास्टिक सॉइल कब होगी? जब हमारी सॉइल की मतलब प्लास्टिसिटी कितनी होगी? आईपी का मान 7 से 17 तक होगा, तो हमारी सॉइल जो होगी मीडियम प्लास्टिक सॉइल होगी। अब हम बात करते हैं क्या? प्लास्टिसिटी इंडेक्स हो गया। अब प्लास्टिसिटी के बाद हमारा आता है क्या? कंसिस्टेंसी इंडेक्स, जो कि इस टॉपिक का सबसे महत्वपूर्ण टर्म है। क्या है? कंसिस्टेंसी इंडेक्स। अब कंसिस्टेंसी इंडेक्स होता क्या है? कंसिस्टेंसी इंडेक्स को हम कैसे दिखाते हैं? IC से दिखाते हैं। इसके सफिक्स में C होता है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी। तो कंसिस्टेंसी इंडेक्स को हम IC से दिखाते हैं। तो देखिए कंसिस्टेंसी इंडेक्स ये कुछ उस तरह से मैच नहीं कर रहा जैसे हमने क्या पढ़ा था? डेंसिटी इंडेक्स। इसके पहले वाले टॉपिक में हमने पढ़ा था, पहले वाले वीडियो में, डेंसिटी इंडेक्स। आप लोगों ने अगर इसके पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उन सब वीडियो को देख के आइए, तभी आपको ये सब सारी चीजें समझ में आएंगी अच्छे से, क्योंकि वहां पर हमने काफी स्लो मोशन में काफी अच्छे से आप सभी को समझाया था। तो देखिए डेंसिटी इंडेक्स से इसका मैच हो रहा है। तो डेंसिटी इंडेक्स हमारा क्या था? ई मैक्स माइनस ई अपॉन ई मैक्स माइनस ई मिनिमम। तो कुछ इसी प्रकार से हमारा कंसिस्टेंसी इंडेक्स भी आएगा। तो अगर उसी तरीके से हम इसको लिखने की कोशिश करें तो हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिखेंगे, हमारा जो W मैक्स क्या है? W मैक्स हमारा WL है, तो WL लिख दीजिए। अब क्या था? E यानी कि W कोई भी स्टेट हो, मतलब कोई भी वाटर कंटेंट या वहां पे क्या था? कोई भी वाटर रेशियो था, यहाँ पर कोई भी वाटर कंटेंट होगा। अब मैक्सिमम माइनस मिनिमम यानी कि WL माइनस WP। अब मिनिमम का मतलब ये मत समझ लीजिए सिंपली लिमिट तक हम आए, बस आपको थोड़ा सा समझाने के लिए हमने कुछ उस तरह का एग्जांपल लिया था। तो WL माइनस WP यहाँ हो जाएगा WL माइनस W। ये W जो है WX है, मतलब सॉइल की नेचुरल स्थिति में हम मतलब जो वाटर कंटेंट होता है उसको WX मानते हैं, या इसको केवल W से प्रदर्शित करते हैं। तो IC का हमारा फार्मूला ये हो जाता है, इसको हम कंसिस्टेंसी इंडेक्स बोलते हैं। अब देखिए कंसिस्टेंसी से मतलब क्या है? कंसिस्टेंसी मतलब एक प्रकार से समझ लीजिए कि ये क्या अपनी स्थिति को मजबूत करने की कोशिश करेगा। तो कोई भी सॉइल है वो कंसिस्ट कब रहेगी, अपनी स्थिति में कब बनी रहेगी? जब वो मतलब सॉलिड स्टेट में रहे,
अगर इसमें हम पानी की मात्रा बढ़ाते जाएंगे तो क्या होता है, लिक्विड स्टेट में भागता चला जाएगा, तो यानी कि उसकी कंसिस्टेंसी क्या होगी, घटती चली जाएगी। तो यहां से भी हम देख सकते हैं, मान लीजिए हमारा जो W का मान है, अगर W इक्वल टू क्या हो जाता है, WP हो जाता है, तो W इक्वल टू WP कंडीशन में क्या होगा, WL माइनस WP अपन WL माइनस WP, तो क्या होगा, हमारा जो IC का मान आएगा, IC जो है हमारा 1 के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं W जो है मिनिमम के बराबर है, यानी कि WP के बराबर है, तो हमारा IC का मान 1 आता है। लेकिन अगर W हमारा WL के बराबर हो जाएगा, W हमारा WL के बराबर है, WL माइनस WL 0 हो जाएगा, तो IC का मान हमारा जो आएगा, W जब हमारा WL के बराबर हो जाता है तो हमारा IC का मान जो है 0 हो जाता है। तो यहां से आप देख सकते हैं कंसिस्टेंसी इंडेक्स से मतलब निकल कर पानी बढ़ाते जाएगा, इसकी कंसिस्टेंसी घटती जाएगी। जब हमारा पानी जो है, वाटर कंटेंट जो है मैक्सिमम वाटर कंटेंट के बराबर हो जाता है, कंसिस्टेंसी 0 हो जा रही है। जबकि हमारा जो वाटर कंटेंट है ये मिनिमम वाटर कंटेंट के बराबर है, तो हमारी कंसिस्टेंसी 1 आ रही है। तो यहां से आप कंसिस्टेंसी को देख सकते हैं। अब इसके बाद हमारा जो आता है अगला टर्म, वो क्या आता है, लिक्विडिटी इंडेक्स। अब देखिए यहाँ पर कंसिस्टेंसी इंडेक्स था, तो आप देखें कि सॉइल अपनी स्थिति को क्या थी, सॉलिड स्टेट की तरफ ले जाने की कोशिश कर रही थी यार, मतलब अपनी स्थिति को मेंटेन बनाए रखने की कोशिश कर रही थी। लेकिन वही अगर हम लिक्विडिटी इंडेक्स पढ़ें, तो लिक्विडिटी इंडेक्स से मतलब काफी हद तक हमें ज्ञात हो रहा है, मतलब पता चल रहा है कि ये क्या करने की कोशिश कर रहा है, ये लिक्विड स्टेट की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। तो इसका जो फार्मूला होता है, IL इक्वल टू होता है W माइनस WP अपान WL माइनस WP। अब ये जो WL माइनस WP है, यही तो हमारा IP था, तो इसको हम कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, W माइनस WP अपान IP। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। तो देखिए यहाँ पर अब क्या होगा, ये हमारी सॉइल जो है लिक्विड स्टेट की तरफ जाने की कोशिश करेगी, यानी कि जब इसमें वाटर कंटेंट अधिकतम होगा तो हमारे लिक्विडिटी इंडेक्स का मान क्या होगा, मैक्सिमम होना चाहिए। जब इसमें क्या है, वाटर मतलब वाटर कंटेंट मिनिमम होगा, तो हमारा लिक्विडिटी इंडेक्स क्या होगा, 0 के बराबर आना चाहिए, मतलब इसमें कमी आएगी। तो देखते हैं क्या इस प्रकार से हो रहा है। तो देखिए अगर हमारा W जो है मिनिमम के बराबर हो जाएगा, यानी कि WP के बराबर हो जाएगा, तो क्या होगा, WP माइनस WP, यानी कि W जो हमारा हो जाएगा, WP के अगर बराबर हो जाए तो हमारा IL जो हो जाएगा, लिक्विडिटी इंडेक्स क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। WP माइनस WP 0 हो गया तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा। यानी कि हम देख रहे हैं कि सॉइल जो है लिक्विडिटी इंडेक्स, तब जब लिक्विडिटी इंडेक्स के टर्म में दर्शाते हैं, तो अगर हमारा वाटर कंटेंट 0 है तो लिक्विडिटी इंडेक्स का मान 0 होगा, क्योंकि ये लिक्विड लिमिट की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा है। अगर यही W का मान जो हो जाएगा WL के बराबर हो जाए, तब हमारा IL का मान कितना हो जाएगा, W हमारा WL हो जाएगा, तो WL माइनस WP हमारा IP था, IP अपान IP क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहां से आप देख सकते हैं कि ये कंसिस्टेंसी लिमिट जो थी वो हमारी लिक्विड लिमिट से दूर की तरफ जा रही थी, यानी कि सॉलिड स्टेट की तरफ आने की कोशिश कर रही थी। सॉलिड स्टेट की तरफ आने पर उसका मान बढ़ रहा था, जबकि लिक्विडिटी इंडेक्स का मान क्या है, लिक्विड लिमिट की तरफ जाने पर उसका मान बढ़ रहा है। अब ये तो हमारी बात हो गई किसकी, प्लास्टिसिटी इंडेक्स, कंसिस्टेंसी इंडेक्स तथा लिक्विडिटी इंडेक्स की। लेकिन ये सब किसके आधार पर बताए गए थे, WL WP तथा WL के आधार पर है। इसको ज्ञात कैसे करते हैं हम उसको देखेंगे। मान लीजिए हमारे पास सबसे पहले श्रिंकेज लिमिट आता है। श्रिंकेज लिमिट को ज्ञात करने की जो विधि है वो आपसे पूछा नहीं जाता, इसमें कुछ फार्मूले हैं वो मैं आपको बता देता हूं। इसमें फार्मूला आता है WS निकालने का, और WS निकालने का फार्मूला क्या है, W1 माइनस V1 माइनस V2 इंटू गामा W अपान WD। अब ये सब सारी चीजें हैं क्या, मैं आपको थोड़ा सा समझा दे रहा हूं। मान लीजिए हमारे पास कोई सॉइल थी शुरुआत में, ये इसका सॉइल सॉलिड है तथा यहाँ पर वाटर भरा हुआ है। ये किसी भी स्टेट में हो सकती है, यहाँ से यहाँ तक किसी भी स्टेट में है। अब मान लीजिए हमने बताया था कि श्रिंकेज लिमिट के ऊपर अगर हमारा वाटर बढ़ाते जाते हैं तो उसमें आयतन में परिवर्तन होता जाता है, यानी कि बढ़ता जाता है। अब उसी प्रकार से अगर हम वाटर कंटेंट कम करेंगे तो क्या होगा, वॉल्यूम में संकुचन भी होगा। तो मान लीजिए ये कोई हमारी सॉइल थी, इसमें हम क्या कर रहे हैं, वाटर इसका कम कर रहे हैं, यानी कि मान लीजिए इसको गर्म कर रहे हैं तो इसमें वाटर धीरे धीरे निकल रहा है। अब जैसे जैसे वाटर निकलता जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, इसका आयतन घटता जाएगा। मान लीजिए ये हमारा V1 था,
ये हमारा V1 था, अभी हमारा क्या आयतन हो गया V2 हो गया। तो देखिए यहाँ से क्या सॉइल सॉलिड तो उतना ही रहेगा, सॉइल सॉलिड का आयतन चेंज नहीं होने वाला है। हमारा आयतन जो है वो चेंज हो गया। कितना चेंज हुआ, यहाँ से यहाँ तक। तो ये कितना है, ये वाला आयतन V1 था, ये वाला V2 है, यानी कि V1 माइनस V2 चेंज हो गया। अब मान लीजिए हमारा इस पहली वाली कंडीशन में हमारा वाटर कंटेंट जो था वो W1 था, तथा अगर यहाँ पर जो श्रिंकेज लिमिट पे हमारा वाटर कंटेंट आ रहा, मतलब ये वाटर कंटेंट आ रहा, इसको अगर हम WS माने, तथा यहाँ से जब हम इसको पूरी तरह से ड्राई कर देंगे, अब ये श्रिंकेज लिमिट पर स्थिति है, तब श्रिंकेज लिमिट क्या था, इसके आगे पीछे जब हम मतलब और वाटर कंटेंट घटाते जाएंगे तो हमारे वॉल्यूम में क्या था, कांस्टेंट, मतलब कांस्टेंट हो जाएगा वॉल्यूम, इसमें और परिवर्तन नहीं होगा। तो अगर हम पूरी तरह से इसको ड्राई कर देते हैं तो भी हमारा वॉल्यूम क्या होगा, श्रिंकेज लिमिट वाले वॉल्यूम के बराबर ही रहेगा, यानी कि V2 के बराबर ही रहेगा, बाकी सॉइल सॉलिड यहाँ रहेगा। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से सॉइल सॉलिड का जो वेट है, मतलब टोटल वेट यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। ये मान लीजिए WD हो गया। तो हम यहाँ से देखते क्या है, वाटर कंटेंट था हमारा ये पहला वाला, हमें ये निकालना है, ये निकालना है, मतलब हमें बस इतना देखना है इसमें कितने वाटर कंटेंट की कमी हुई है, उसी को अगर हम इसमें से घटा देते हैं पहले वाले वाटर कंटेंट में से, तो हमारा श्रिंकेज लिमिट पर वाटर कंटेंट आ जाएगा। अब वाटर कंटेंट घटाते हैं क्या, वाटर कंटेंट होता क्या है, W इक्वल टू क्या होता है, WW अपॉन WS होता है। तो WW हम कैसे निकालेंगे, जितना हमारा आयतन कम हुआ उसमें अगर हम गामा W से गुणा कर दें तो हमारा वेट ऑफ वाटर आ जाएगा। तो ये वेट ऑफ वाटर हो गया, और यहाँ से हम क्या निकालेंगे, वेट ऑफ सॉइल सॉलिड निकाल लेंगे, तो इसमें भाग देंगे। तो ये हमारा जितना वाटर कंटेंट कम हुआ वो आ जाएगा, ये प्रारंभिक वाटर कंटेंट था, इसमें से घटा देंगे तो हमारा श्रिंकेज लिमिट पर वाटर कंटेंट आ जाएगा, यानी कि श्रिंकेज लिमिट आ जाएगी। तो ये तो बात हो गई हमारा किसकी, श्रिंकेज लिमिट की। तो इसके बाद हमारा जो दूसरा टर्म आता है वो आता है श्रिंकेज रेशियो। श्रिंकेज रेशियो क्या होता है, श्रिंकेज रेशियो की परिभाषा कुछ इस प्रकार से है कि एकांक वाटर में परिवर्तन से हमारे आयतन में जितने प्रतिशत की कमी होती है या जितने प्रतिशत का बदलाव आता है वही क्या होता है, श्रिंकेज रेशियो होता है। यानी कि अगर हम कहें W1 माइनस W2 या W1 माइनस WS कह सकते हैं, बराबर V1 माइनस V2 अपान V2 क्रॉस 100। तो ये वाटर कंटेंट में इतना परिवर्तन पे क्या आएगा, हमारा मतलब वॉल्यूम में इतना प्रतिशत का चेंज आ रहा है। तो हम श्रिंकेज रेशियो निकालना चाहें तो श्रिंकेज रेशियो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एकांक वाटर कंटेंट पर हमें निकालना था, तो अगर इसको हम इधर कर देते तो यहाँ 1 आ जाएगा, वही हमारा क्या हो जाएगा, श्रिंकेज रेशियो हो जाएगा। यानी कि इसको हम कह सकते हैं V1 माइनस V2 अपान V2 क्रॉस 100 पूरे का बटे कितना हो जाएगा, W1 माइनस W2। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, श्रिंकेज रेशियो। लेकिन श्रिंकेज रेशियो का एक स्पेशल फार्मूला और भी होता है, वो क्या होता है, गामा D अपान गामा W। जब भी आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा तो इसी फार्मूले पे आपसे न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, बाकी इन सबों को उतना ज्यादा पूछा नहीं जाता। तो आप इन सभी तीनों फार्मूलों को याद कर लीजिए, पहला, दूसरा और तीसरा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, इसको याद किए रहिए, अक्सर एग्जाम में 1 नंबर में पूछ लेता है। अब बात आती है हमारी किसकी, श्रिंकेज लिमिट हो गई। अब हमारी बात आती है कि हम प्लास्टिक लिमिट कैसे ज्ञात करते हैं। प्लास्टिक लिमिट में हमने आपको एक पहले ही परिभाषा बता दिया था कि 3 mm का अगर थ्रेड बनाएंगे उसमें अगर क्या होगा, क्रैकिंग होना स्टार्ट होने वाली हो कंडीशन आएगी तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्लास्टिक लिमिट बोलते हैं। तो प्लास्टिक लिमिट ज्ञात कैसे करते हैं, सबसे पहले इसमें पहला जो पॉइंट आता है, पहला पॉइंट प्लास्टिक लिमिट में, प्लास्टिक लिमिट को ज्ञात करते समय पहला पॉइंट जो आता है वो क्या आता है, हम सीयू एक लेते हैं, कितने mm की, 425 माइक्रोन की सीयू लेते हैं। पहले एक इंपॉर्टेंट चीज है कि सीयू की साइज आपको मतलब सीयू की साइज आपको पता होना चाहिए ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, कितने mm की होती है, 425 माइक्रोन की सीयू होती है। इसमें क्या करते हैं हम, सॉइल सॉलिड मतलब ड्राई सॉइल लेते हैं, उसको इससे चाल लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, जो सॉइल सॉलिड हमारा मतलब जो सॉइल हमारी इससे चल के आती है उसको क्या करते हैं, प्लास्टिक स्टेट तक गूंथते हैं, मतलब किसी भी वाटर कंटेंट पे उसको क्या करेंगे, गूंथेंगे। तो जो हमारा वाटर कंटेंट मतलब हमको पता तो है नहीं हमारे प्लास्टिक लिमिट क्या है, तो हम अलग अलग वाटर कंटेंट मिलाकर इसको गूंथते हैं। जितने वाटर कंटेंट पर हम गूंथने के बाद हमारा जो है मतलब थ्रेड बनाएंगे
3 mm का थ्रेड बनाने पर उसमें क्रैकिंग ना आए, लेकिन जस्ट क्रैकिंग आने वाली कंडीशन हो, तो उसी वाटर कंटेंट को हम क्या बोल देंगे, प्लास्टिक लिमिट। तो प्लास्टिक लिमिट के बारे में बस इतना ही था। अब इसके बाद अगर हम बात करें लिक्विड लिमिट की, किस चीज की, तीसरा जो हमारा आ जाता है वो क्या है, लिक्विड लिमिट। अब लिक्विड लिमिट कैसे ज्ञात करते हैं, लिक्विड लिमिट को ज्ञात करने के लिए हमारे थे कैसा ग्रांडे साहब। कौन थे, कैसा ग्रांडे। कैसा ग्रांडे ने एक apparatus दिया था, वो apparatus कुछ इस प्रकार से था, थोड़ा सा मैं रफली बना दे रहा हूं, आप लोग समझ लीजिएगा। कुछ इस प्रकार से था, यहाँ पर एक मतलब लगा हुआ था जिसको घुमाते थे, तो ये क्या था, थोड़ा सा ऊपर जाता था फिर नीचे आता, फिर ऊपर जाता था फिर नीचे आता था। यहाँ पर एक रबर पैड लगा होता है, यहाँ पर सॉलिड रबर पैड लगा होता है, इसी पर ये गिरता है। तो इसकी परिभाषा लिक्विड लिमिट की इस प्रकार से दी जाती है, यहाँ पे मतलब इसमें हम क्या करते हैं, सॉइल को गूंथ के इसमें भर देते हैं, पूरी तरह से फिल कर देते हैं, उसके बाद इसमें एक ग्रूव काट देते हैं। ठीक है, ये ग्रूव काटने के लिए भी हमारे पास 2 apparatus होते हैं। पहला क्या होता है, पहला हमारा होता है कैसा ग्रांडे apparatus, कैसा ग्रांडे apparatus, दूसरा क्या होता है ASTM apparatus। तो ये दोनों चीजें पूछ ली जाती है, कौन कौन से apparatus होते हैं ग्रुप बनाने के लिए। तो अब देखिए 2 apparatus होते हैं जिससे हम कैसा ग्रांडे apparatus का प्रयोग करते समय ग्रुप बनाते हैं। अब ये ग्रुप क्या होता है, ये एक प्रकार से गड्ढा होता है, समझ लीजिए गड्ढा, इसमें पतला सा हम मतलब चीर देते हैं, चीरा लगा देते हैं। तो हम करते कैसे, एक प्रकार से ट्रायल एंड एरर मेथड है। इसमें क्या करते हैं, हम सॉइल लेंगे, सॉइल को गूंथ लेंगे, गूंथने के बाद इसमें भर देंगे, ग्रुप से काट देंगे तथा इसको घुमाते जाएंगे। घुमाने के बाद हम देखेंगे 10 mm मतलब ये ग्रुप जो काटे रहेंगे, इसको 10 mm भरने में कितने राउंड मतलब कितने ब्लोज की जरूरत पड़ रही है। तो इसी प्रकार से हम इसका मतलब वाटर कंटेंट ज्ञात करते हैं। तो बार बार क्या करते हैं, अलग अलग वाटर कंटेंट पे गूंथ गूंथ के इसमें भरते रहते हैं। जब हमारी ये कंडीशन आ जाती है कि यहां से हम 25 ब्लोज देते हैं, 25 ब्लोज, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, 25 ब्लोज। 25 ब्लोज पर अगर हमारा 10 mm का ग्रुप भर जाता है, ठीक है, ये जो गड्ढा है 10 mm तक क्या होगा, ये मतलब एक दूसरे में चिपक जाएंगे। होता क्या है, ये सॉइल क्या है, गीली सॉइल है, तो बार बार इसमें धक्का देंगे, आप झटका देंगे तो ये एक दूसरे से सटने की कोशिश करेगी। अगर हम 25 ब्लोज पर देखते हैं कि हमारी 10 mm सॉइल जो है नीचे से 10 mm ऊपर तक क्या हो जाती है, एक दूसरे से सट जाती है, तो उसी वाटर कंटेंट को हम क्या बोल देंगे, हमारा वो क्या हो जाएगा, लिक्विड लिमिट हो जाएगा। तो ये इसको ज्ञात करने का तरीका था। बाकी इसके अलावा एक हम ग्राफ बनाते हैं, ये हमारा लिक्विड लिमिट यहाँ पे। तो कुछ इस तरह से हम क्या करते हैं, वाटर कंटेंट को ज्ञात करते हैं। लेकिन अब एक बात सोचिए, मान लीजिए हम इसमें बार बार सॉइल को गूंथ रहे हैं, अलग अलग वाटर कंटेंट मिलाकर अलग अलग गूंथ रहे हैं, फिर उसमें डाल रहे हैं, फिर भी मतलब घुमा रहे हैं। तो अगर मान लीजिए हमारा क्या होता है, 25 ब्लोज से थोड़ा सा ज्यादा मतलब थोड़े से ज्यादा 26 ब्लोज पे आता है, फिर या 24 ब्लोज पे आता है, या वाटर कंटेंट जितना लिक्विड लिमिट को चाहिए उसे थोड़ा सा ज्यादा वाटर कंटेंट मिला दिया, कुछ ज्यादा अलग आ गया, फिर थोड़ा सा कम मिला दिया, कुछ अलग आ गया, तो क्या हम एकदम एग्जैक्ट मिलाने की कोशिश करेंगे? तो ऐसा हम करते नहीं है। हम करते क्या है, मान लीजिए 4-5 बार हम सैंपल लेते हैं और उसको एक ग्राफ पे हम ड्रा कर लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हम नीचे क्या है, नंबर ऑफ ब्लोज दिखा देते हैं, नंबर ऑफ ब्लोज। ये जो नंबर ऑफ ब्लोज होता है एक इस पे लॉग ग्राफ पे होता है, लॉग स्केल पर। तो इसको ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ ब्लोज लॉग स्केल पर होता है। और ऊपर क्या हम दिखा देते हैं, ऊपर हम दिखा देते हैं लिक्विड लिमिट को। लिक्विड लिमिट को मान लीजिए हम क्या, W1, W2, W3 कुछ इस प्रकार से लिक्विड लिमिट दिखा देते हैं। इधर नंबर ऑफ ब्लोज N1, N2, N3 कुछ इस प्रकार से दिखा देते हैं। तो अब हम N और W के बीच में एक कर्व ड्रा कर लेते हैं, कुछ इस प्रकार से आता है। ये जो कर्व हमारा बनता है इसको हम क्या बोल देते हैं, फ्लो कर्व बोल देते हैं, फ्लो कर्व या फ्लो डायग्राम कुछ बोल देते हैं। तो इसमें देखिए अब हम क्या मतलब हर बार तो करेंगे नहीं बार बार, अब इसमें देख लेते हैं। मान लीजिए N1 और N2 के बीच में ये हमारा कितना है, मान लीजिए 20 है, ये हमारा 30 है नंबर ऑफ ब्लोज। तो हम देखेंगे हमारा 25 इसके बीच में आएगा, तो यहाँ से इस पे एक कर्व ड्रा करेंगे लाइन, और यहाँ से इसको मिला देंगे। तो यहाँ से इसको मिलाने पर हम देखते हैं जो हमारा W डैश आएगा। तो W डैश जितना आ रहा है उसी को हम क्या निकालें, कैलकुलेशन करके निकाल लेंगे कि हमारी लिक्विड लिमिट इतना होगी, ना कि हम बार बार मतलब एकदम थोड़ा थोड़ा कम ज्यादा रहेगा तो भी इसमें क्या है बार बार ऑब्जर्वेशन लेते रहेंगे। तो इस प्रकार से
हम इसको निकाल लेते हैं। ये हमारा क्या कहलाता है, फ्लो कर्व कहलाता है। अच्छा, ये फ्लो कर्व हो गया, तथा फ्लो कर्व का जो हमारा एक्स एक्सिस के साथ एंगल होता है थीटा, इस थीटा को हम क्या बोल देते हैं, फ्लो इंडेक्स बोल देते हैं। तो अब इसके बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं, फ्लो इंडेक्स। ये हमारा अगला टर्म आता है, फ्लो इंडेक्स। अब फ्लो इंडेक्स क्या होता है, फ्लो इंडेक्स को हम आई एफ से दर्शाते हैं, आई एफ से। और ये जो आई एफ होता है, आई एफ का मान जो होता है वो होता है हमारा कितना, W2 माइनस W1 अपान log में N1 अपान N2। तो ये जो कर्व है, ये जो मान है, ये हमें इसका एंगल बताता है। जो आई एफ का मान होता है वह इसके थीटा का मान, कितने स्लोप पर हमारा ये कर्व जा रहा है उसका स्लोप बताता है। तो इसको आप याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है आई एफ का मान कैसे दिखाते हैं। इस पे कभी कभी न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं, छोटे छोटे आपको दे दिए, मतलब वाटर कंटेंट दे देगा 2 तरीके के, और उसके बाद क्या दे देगा, N1 तथा N2 दे देगा, आपसे पूछ लेगा आई एफ का मान कितना होगा, तो ये आपको बताना होता है। अब इसके बाद हमारा अगला टर्म जो आता है वो क्या आता है, टफनेस इंडेक्स। अगला टर्म हमारा आता है टफनेस इंडेक्स। क्या आ जाता है, टफनेस इंडेक्स। टफनेस इंडेक्स को हम किससे दर्शाते हैं, आई टी से। अब टफनेस इंडेक्स जो होता है इसका फार्मूला क्या होता है, आई टी जो होता है वो होता है आई पी अपान आई एफ। अब आप आई पी भी पढ़ चुके हैं तथा आई एफ भी पढ़ चुके हैं। तो ये हमारा होता है टफनेस इंडेक्स। ये भी न्यूमेरिकल, मतलब कभी कभी पूछ लेता, आपको आईपी दे देगा डायरेक्ट तथा आईएफ दे देगा, उसके बाद पूछ लेगा इसका टफनेस इंडेक्स बताइए। तो ये 1 नंबर के क्वेश्चन में आ जाता है ऑब्जेक्टिव में, इसको आप नोट कर लीजिएगा तथा ये इसको भी नोट कर लीजिएगा। और टफनेस इंडेक्स से जो एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है वो होता है टफनेस इंडेक्स का मान। आईटी का मान जो होता है वो 1 से लेकर 3 तक होता है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, ये बार बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो अभी हमने यहाँ पर जितनी चीजें आपको बताया, इसमें जितनी भी चीजें इंपॉर्टेंट थी आपके प्री एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सभी चीजें हमने आपको बताने की कोशिश की। आशा करते हैं यहाँ से कुछ छूटा नहीं होगा। तो अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो हमारे पास एक और टर्म रह गया है इस चैप्टर में, वो क्या आता है, वो आता है कोलैप्सिबल सॉइल किसे कहते हैं, कोलैप्सिबल सॉइल। अब कोलैप्सिबल सॉइल से जैसा कि नाम से कंफर्म है कि कोलैप्सिबल सॉइल है, तो क्या मतलब इसकी प्रॉपर्टी होगी, कोलैप्स करने की इसकी प्रॉपर्टी होगी। तो इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार से दी जाती है, इसमें परिभाषा ही मतलब पूछा जाता है, तो इसको हम लिख के बता दे रहे हैं। द सॉइल विच कोलैप्स without applying any external forces only increasing water content। तो इससे आप क्या समझ रहे हैं, थोड़ा सा हो सकता है लिखने में कुछ इधर उधर हुआ हो तो आप समझ लीजिएगा, लेकिन इसका मतलब मैं आपको बता दे रहा हूं। क्या है कि सॉइल में कोई हम बाहरी बाह्य बल नहीं लगा रहे हैं, केवल उसका वाटर कंटेंट बढ़ाने से अगर उसके आयतन में जो है संकुचन हो जाता है, वो कोलैप्स कर जाती है, तो इस प्रकार की सॉइल को हम क्या बोल देंगे, कोलैप्सिबल सॉइल बोल देंगे। अब कोलैप्सिबल सॉइल का एग्जांपल हम आपको बता देते हैं। इसका एग्जांपल जो होता है, हमने आपको फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था, इसका एग्जांपल जो सबसे प्रसिद्ध एग्जांपल है ये क्या है, लोएस्ट सॉइल। तो आज के लिए बस लेक्चर यहीं पर खत्म करते हैं। आशा करते हैं आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा, तथा आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब चलते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।